एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश कर दिया है। ये निर्मला सीतारमण का चौथा बजट है। देश में कोरोना महामारी का प्रकोप शुरू होने के बाद ये दूसरा बजट है और ये बजट ऐसे समय में आ रहा है जब देश महामारी की तीसरी लहर से जूझ रहा है। अब इस कारण आम से लेकर खास तक इस बजट से काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं। बढ़ती महंगाई, एग्री सेक्टर और किसानों की परेशानियां, आत्मनिर्भर भारत, बढ़ते खतरों के बीच डिफेंस पर ध्यान, टैक्स नियमों और डिडक्शन को लेकर बदलाव, कई अहम मुद्दे हैं जिनके ऊपर इस बजट में एक खास फोकस रहने की उम्मीद है। तो बजट से एक दिन पहले यानी आज संसद में आर्थिक समीक्षा पेश की गई। समीक्षा में चालू वित्त वर्ष के लिए ग्रोथ रेट 9.2% रहने का अनुमान जताया गया और अगले वित्त वर्ष के बारे में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था के बढ़ने की दर कुछ कम होकर यानी 8 से 8.5% के बीच रह सकती है। समीक्षा में यह भी कहा गया है कि महामारी से आने वाले समय में अर्थव्यवस्था पर कोई नकारात्मक असर नहीं होगा, यह मानते हुए ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया गया है और बड़े पैमाने पर वैक्सीन की कवरेज, सप्लाई से जुड़े रिफॉर्म से हुए फायदे, नियमों में ढील दिए जाने, एक्सपोर्ट में ठोस वृद्धि और पूंजीगत खर्च बढ़ाने की सहूलियत से ग्रोथ को मजबूती मिलेगी। तो अब एक दिन बाद क्या ये तमाम उम्मीदें पूरी हो पाएंगी? क्योंकि देखिए, बजट से जिसको सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं वो है मिडिल क्लास की। अगर हम बात करें तो उन्हें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है बजट से, और इस बार उम्मीदें इसलिए भी ज्यादा हो गई हैं क्योंकि हमने देखा कि कोरोना महामारी के चलते लोगों की जेब पर कितना ज्यादा असर पड़ा है। महंगाई एक सबसे बड़ा मुद्दा जिसकी मार आम आदमी झेल रहा है। त्रस्त है, महंगाई बढ़ने की वजह से वो चीजें हो नहीं पा रही जो वो चाहता है, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी दर भी बढ़ी है। ऐसे में देश कितना पीछे चला गया है ये भी हम अपने अर्थशास्त्री से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या एक दिन बाद ये तमाम उम्मीदें पूरी होंगी? आम से लेकर खास को जिस बजट का इंतजार है, क्या बजट वैसा ही होगा? इसी पर हमारे साथ एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु त्यागी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अर्थशास्त्री डॉक्टर रवि सिंह जी हैं और बीजेपी नेता संदीप दुबे जी भी हैं हमारे साथ। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एफएम न्यूज में। सबसे पहले संदीप दुबे जी, शुरुआत में आप ही से करना चाहूंगी। एक दिन बाद बजट सभी के सामने होगा, इंतजार सभी को है, तो क्या माना जाए जो इस बजट से उम्मीदें हैं सबसे ज्यादा आम इंसान को यानी मिडिल क्लास को, इस बार वो पूरी हो पाएंगी? देखिए, सरकार तो चाहती है कि आम आदमी का जीवन जो है सरल हो, और जितना सरल होगा और सरकार इस तरह के आम आदमी के जीवन को सरल बनाने की योजनाएं और नीतियां लेके आती है। पहले भी योजनाएं और नीतियां सारे देश के छोटे देश हैं, बड़े देश सब बहुत प्रभावित हैं। आर्थिक पे सभी राष्ट्रों को, छोटे बड़े राष्ट्रों को नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन भारत अभी भी महामारी के दिनों में अवसर बना के खड़ा हुआ और भारत आज भी मजबूत है और आने वाले भविष्य में भारत की अर्थव्यवस्था का यशस्वी वित्त मंत्री जी ने रखा सदन के पटल पे, और हमें लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था दौड़ेगी। ठीक है। जो भी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनकी सबसे महत्वपूर्ण बात यही होगी कि जो राजमार्ग है, रेलवे है, हवाई मार्ग है या जल मार्ग है, जैसी जो बुनियादी ढांचों में भारत काम कर रहा है वो और बेहतर हो और आम जन को योजनाओं का लाभ, सरकारी योजनाओं का लाभ। ठीक है संदीप दुबे जी, आपने तो खूब वाहवाही कर दी है और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि जिस तरह से आप बता रहे हैं, उम्मीद जितनी लोगों ने लगाई हुई है वो तमाम उम्मीदों पर खरा उतर पाए बजट। समझने की हम कोशिश अभिमन्यु त्यागी जी से करेंगे। कितना सहमत हैं त्यागी जी आप? त्यागी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। त्यागी जी, सुन पा रहे हैं आप? जी, तो जिस तरह से संदीप दुबे जी विस्तार से बताते नजर आए, बहुत खुश नजर आए हैं वो अपने बजट से, आप कितना सहमत हैं अभी तक के बजट से? देखिए, आज जैसे ही मोदी जी का नाम जनता को सुनाई देता है तो उनको अपनी जेब में हाथ जाता है तो जेब खाली निकलती है। जनता मांग करती है मोदी जी से कि एक तो आमदनी कम कर दी हमारी, दूसरी महंगाई बढ़ा दी, आज सिलेंडर 1000 के पार है, करके बाहर निकलो तो वाहन जो है 100 रुपए
लीटर पर चल रहा है, पेट्रोल 100 रुपए लीटर है, दाल चावल चना सबके रेट बढ़े हुए हैं, सब तो के पार है। और तो और कोरोना लॉकडाउन के बाद सरसों का तेल 100 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए का पहुंच गया। अब तो जनता ही खुद इनसे कह रही है कि सिंहासन खाली करो की जनता आती है। इन लोगों ने 3 रुपए की बिजली 7.5 रुपए में बेची है जनता को। अब चुनाव का वक्त है तो मजबूरी में इन्होंने बिजली के दाम कम करे हैं, पर ये अगर आ गए खुदा न खास्ता तो ये फिर लूटेंगे। अपना पैसा निकासी का भी आज टैक्स देना पड़ रहा है लोगों को एटीएम पर। बैंक में जाते हैं तो अनाप शनाप ये वसूली कर रहे हैं। बंद स्कूलों की फीस नहीं गई, प्राइवेट सेक्टर में तनख्वाह नहीं मिल रही, आधी तनख्वाह पर लोग काम चला रहे हैं। ये उनकी सरकार में हो रहा है जो रामराज लाने की बात कर रहे थे, उनकी सरकार में ऑक्सीजन सिलेंडर पर कालाबाजारी हुई है। गंगा में लाशें बहती देखी है लोगों ने, अंतिम संस्कार का मौका नहीं मिला, गंगा किनारे खादर में लाशें दबाई गई। कांग्रेस जैसा इन्होंने कांड देखा कि जिसमें दलित समाज की बेटी का रात को अंतिम संस्कार किया गया। लखीमपुर खीरी कांड देखा गया, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किस तरह से किसानों को कुचला, उनकी हत्या कर दी गाड़ी चढ़ाकर। 1 साल से ऊपर हो गए हैं, 1 साल से ऊपर हो गए हैं, किसानों को गन्ने का बकाया नहीं मिला है। अब 14,000 करोड़ गन्ने का बकाया है। सरकार में जब ये लोग नहीं आए थे 2017 में, ये कहते थे कि 14 दिन में गन्ना बकाया मिलेगा। आज कहीं पर भी सुनवाई नहीं है। आम आदमी परेशान, गरीब परेशान, अमीर परेशान, पिछड़ा परेशान, दलित परेशान, अगड़ा परेशान। 1 रुपए की माचिस 3 की, नमक महंगा। देखिए चारों ओर महंगाई किस तरह से बढ़ रही है। एनपीआर की डाटा है, महंगाई का मार जनता झेल रही है, जो कि किसी से छुपा नहीं है, त्यागी जी। हर कोई जानता है कि इस वक्त महंगाई आसमान छू रही है और लोग कितने ज्यादा परेशान हैं। हम जनता की राय भी सुनाएंगे बजट को लेकर, उनका क्या कहना है, किस तरह का वो बजट चाहते हैं, क्या कुछ उनकी उम्मीदें हैं। लेकिन उससे पहले अर्थव्यवस्था पर इस वक्त किस तरह की मार अर्थव्यवस्था को के नजरिए से हमें झेलनी पड़ रही है और अर्थव्यवस्था कोरोना के मद्देनजर हमारी कितनी पीछे चली गई है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। रवि सिंह जी हमारे साथ हैं। रवि जी, आप बताइए किस तरह के संशोधन की जरूरत आप मानते हैं, किस तरह के आर्थिक संशोधन की आप इस वक्त गुंजाइश आपको लगती है कि है, ताकि बजट बेहतर हो सके और हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर हो सके। क्योंकि संजीव दुबे जी तो कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था अब दौड़ पड़ी है। देखिए, अर्थव्यवस्था की बात हो रही है और मुझे लगता है कि इस समय जो इकोनॉमिक्स की यहाँ पर आज जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं कि सरकार ने काफी कम नंबर यहाँ पेश करने की बात की है। क्योंकि देखिए जो हालात इस समय वर्ल्ड के डेवलप हैं, उसके हिसाब से अगर भारत की इकोनॉमी का आज कंपैरिजन करें तो भारत की इकोनॉमी कहीं बेहतर परफॉर्म कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर आज स्टॉक मार्केट की तरफ देखें तो आप वो क्लियर कट एहसास होता है कि जो सरकार ने नंबर की बात की है कि ग्रोथ हमारी धीमी जरूर है अगले वित्तीय वर्ष में, लेकिन 8 से 8.5 की ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है, जो कि बहुत अच्छा है। और देखिए उससे भी बड़ी बात यहाँ पर मैं कुछ बड़ी बातें भी कर रहा हूँ, पहले फिर देखेंगे कि उसको इकोनॉमी या धरातल पर कितना उतारा जाएगा। दूसरी बात है कि इस समय एफएक्स रिजर्व की बात यहाँ पर करें तो लगभग 636 बिलियन डॉलर का है, और जो कि हमारे इंपोर्ट के अगर फिगर की बात करें तो लगभग 13 महीने के रिजर्व के बराबर है। तो इकोनॉमिक नंबर तो यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है और सरकार ने इसीलिए यहाँ पर वो कॉन्फिडेंस दिखाया है, स्टॉक मार्केट ने वो कॉन्फिडेंस। अब जब कल बजट पेश होगा तो क्या क्या स्कीम है, किसका कितना फायदा मिलेगा, वो डिटेल में आएगा। लेकिन सरकार ने एक तरीके से एक इंडिकेशन दे दिया है कि जो भी आम जनता है, जो खास तौर से कृषि उद्योग है या जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जिससे प्राइम फोकस किया है, और इस बार बजट काफी उसमें बढ़ाया जाएगा। 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का जो है वो सब्सिडी दी जाएगी। तो ये सारे फैक्टर के तो जरूर दिखाते हैं कि आगे की जो इकोनॉमी है उसका एक खाका जो तैयार किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं सरकार काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से उतरना चाहती है और लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहती है कि हम जो बजट लेकर आए हैं ये आम आदमी के लिए शायद अच्छा होगा। अब इस समय अगर कुछ बात करें तो देखिए छोटी छोटी बातें हैं, लोग टैक्स पे छूट चाहते हैं, लोग पेट्रोल और डीजल के दामों को कम चाहते हैं, ये सब मुद्दे तो रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन
सरकार यहाँ पर किस तरीके से बजट को पिरो कर लाती है और आम आदमियों को उससे क्या मदद मिलती है, इसका जो इंडिकेशन है वो इकोनॉमिक सर्वे में मिलता है। लेकिन धरातल पर कल क्या होगा, किस तरीके से इस जो सरकार पेश करेगी, वो कल सामने देखने। जी 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 दुबे साहब, नौकरी पेशा लोगों की अगर बात करें तो उन्हें हमेशा बजट से आयकर में छूट की उम्मीद रहती है, जो कि हमेशा से हमने देखा है, और आम आदमी को आयकर में छूट करीब 8 साल पहले मिल चुकी है। तो इस वक्त हम क्या माने कि 3.5 लाख करने की इसकी संभावना है? नेहा जी, देखिए भारत के अंदर सबसे अच्छी बात है भारतीय अर्थव्यवस्था की, कि भारतीय अर्थव्यवस्था हमारी कृषि पे आधारित है। भारतीय अर्थव्यवस्था हमारे उन लोगों पे आधारित है जो नौजवान आज काम कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं या सरकारी नौकरी पेशा है। सबसे ज्यादा इनकम टैक्स को ईमानदारी से पे करते हैं जो सरकारी कर्मचारी। आज आपको जान के खुशी होगी कि भारत का निर्यात आज ही का ये खबर है कि विश्व में सबसे ज्यादा बढ़ के 393 अरब डॉलर हो गया है। अगर बात करें पिछले एक दशक की, तो भारत का सालाना निर्यात जो 250 अरब डॉलर होता था, 330 अरब डॉलर के बीच पहुंच गया। तो भारत ने कहीं ना कहीं से हर क्षेत्र में अपनी प्रतिस्पर्धा विश्व के और देशों के सामने रखी है, और कमोडिटी के बढ़ते भाव को हम सब स्वीकार कर रहे हैं। उसको लेके कि सरकार सोच रही है कि कमोडिटी के भाव नियंत्रित में हो, जैसे पूर्व में हमारे साथी कह रहे थे। और पेट्रोल डीजल पे तो मैं इतना कहूंगा कि सरकार चाहती है कि इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन है उनकी निर्यात भी दुगुनी हो, वो हम सब भारतीय ज्यादा से ज्यादा यूज करें। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है, भारत के लोग तैयार हैं। और हम विश्व के पटल पे जब से याराना पूंजीवाद आया भारत में 1991 के बाद, तो छोटे देशों के लिए वो खतरा हो गया। लेकिन भारत एक बेहतर बाजार विश्व के लिए है, विश्व के और देशों के लिए है। और भारत खुद ही स्मार्टफोन असेंबली में अगर देखें तो एक बहुत बड़ा हब इसके लिए है। आज की डेट में 30 कंपनियां बड़ी बड़ी भारत में काम कर रही है। सबसे ज्यादा स्मार्टफोन बना रहा है भारत। कपड़ों का निर्यात भी भारत का बढ़ा है, ये कोई भूल नहीं सकता। केमिकल निर्यात बढ़ा है, ये भी भूल नहीं सकता। जो सरकारी नीतियां उनसे मदद मिली है औद्योगिक लोगों को, खास करके मैं युवाओं के बारे में कहूंगा। अभी सरकार की एक नीति है, उसको और सरकार कल के बजट के बाद उसको प्रोत्साहन करेगी। हम हर जिले को एक उत्पाद के रूप में डेवलप करना चाहते हैं, और वो उत्पाद की प्रक्रिया जिससे बेरोजगारी से भी हम बेरोजगारी दूर करने में सफल होंगे हर जिले वाइज। और वो जिला हमारा पहले से भी, आजादी के पहले भी हम 200-300 वर्ष पहले जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत सशक्त हुआ करती थी, क्योंकि कोई ना कोई हमारे देश का जो जिला है जो आज पिछड़ गया, तो कोई ना कोई ब्रांड के लिए मशहूर होता था। कहीं का लिट्टी चले जाइए, कहीं का बाटी चले जाइए, कहीं का मिठाई चले जाइए, कहीं का सिनरी चले जाइए। इस तरह भारत प्रतिस्पर्धा। ठीक है, लेकिन दुबे जी महंगाई को लेकर क्या, महंगाई को लेकर क्या जी महंगाई, क्योंकि ये सबसे बड़ा सर मुद्दा है, सबसे बड़ा, क्योंकि 1-2 साल से महंगाई फिर से लोगों को डराने लगी है। दिसंबर में खुदरा महंगाई की जो दर थी वो 5.59% रही, जो पिछले 6 महीनों में अभी तक सबसे ज्यादा है। और थोक महंगाई का आंकड़ा और भी डरावने वाला है। देखिए, महंगाई को मैं स्वीकार करता हूँ, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण कोविड है, क्योंकि और देशों की अपेक्षा भारत ने बहुत अच्छे से महंगाई पे नियंत्रण किया है। यहाँ अव्यवस्था नहीं बनती, जबकि विपक्ष से मेरे साथी कितनी बुराई कर रहे थे। लेकिन वो अगर अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो देखेंगे कि इकोनॉमिक्स, कोई भी इकोनॉमिक्स जानता है कि इकोनॉमिक्स को एक लाइन में मैं डिफाइन करूं तो गरीब है क्योंकि वह गरीब है। इकोनॉमिक्स का एक रूल है कि अगर कोई आप गरीब घर में पैदा हुआ है तो वो समय लगेगा उसको मुख्य धारा में लाके उसको अमीर बनाने में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं थी, राज्य सरकार की जितनी योजनाएं थी, उनको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा के अंतिम व्यक्ति को भुखमरी से निजात दिलाया, अंतिम व्यक्ति को ईमानदारी से सरकारी धन पहुंचा है। और इसका असर देखने को मिला कि आम जन का विश्वास इस सरकार में है। नहीं तो जिस तरह से विपक्ष बुराई कर रहा है और व्यवस्था फैलाने की कोशिश कर रहा है, इससे तो ये होना था कि देश की जनता का विश्वास ही सरकार से उठ जाती। तो आज ये दिक्कत है कि विपक्ष जो है विश्वास बनाने में नाकाम रहा। तो कहीं ना कहीं सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है, हम लोगों की कोशिश सफल हो रही है। ठीक है सर, आप उपलब्धि बता रहे हैं, लेकिन जनता महंगाई से बहुत ज्यादा परेशान है। ठीक है, ठीक है त्यागी जी, दुबे जी कह रहे हैं क्योंकि कोरोना था और अभी भी है, हालांकि कोरोना की वजह से महंगाई की मार आम जनता झेल रही है, इसी वजह से यही एक कारण है महंगाई का बढ़ने का। देखिए, जब आदमी सुबह को उठता है तो 130 रुपए वाली जो चाय की पत्ती थी आज 400 से 500 रुपए किलो की पीता है आज। वो इनकी सरकार में ही संभव है। इनकी सरकार में
सीमेंट के कट्टे का दाम बढ़ गया, स्टील का दाम बढ़ गया, लोहे का दाम बढ़ गया, और बेरोजगारी दर वो भी बढ़ गई, 2% से 26% हो गई। इनके राज्य में जीडीपी मानकर 23.5 पे गई, 23.5 पे गई। ये तो आप मानेंगे ना। तो देख रहे हैं कि जो 14% था उत्तर प्रदेश में, वो अरे वो फर्जी आंकड़े आप कहाँ से लेकर आते हैं? बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, लेकिन हर जिले पर भाजपा के कार्यालय 3 स्टार से 5 स्टार बने। इन्होंने बैनामे करे, इनकी संपत्तियां बढ़ गई। जिस आदमी की हैसियत दुनिया में 40वें 50वें पे थी, वो हमारे दो वाले दुनिया के 5वें नंबर के रईस हो गए। लेकिन त्यागी जी, दुबे जी तो कह रहे हैं कि स्थिति सुधरने में समय लगता है ना, कोई गरीब है तो उन्हें मेंटेन होने में टाइम लगेगा। गरीबी रेखा के नीचे 40 करोड़ लोग रहते थे। खुद मोदी जी ने कहा कि वो 82 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, यानी गरीबी भी इन लोगों ने दुगनी बढ़ा दी। देखिए 2 लाख करोड़ का बिल था, वो 26 लाख करोड़ भारत पर हो गया है। ये इनकी सरकार में, ये इनकी पॉलिसी है, ये इनकी नीति है। इनके पास क्या नीति है आप देखिए। लोगों की आमदनी घट रही है और महंगाई बढ़ रही है। सिर्फ किसको लाभ हो रहा है? ठीक है दुबे जी, नुस्खा है। कितनी राहत मिलेगी आम जनता को, आम इंसान को और मिडिल क्लास परिवारों की अगर बात करें महंगाई से इस बार, क्योंकि कोरोना की मार तो हम झेल ही रहे हैं और ऐसे में ये किसी से छुपा नहीं है कि इस वक्त लोगों के हालात क्या हैं, नौकरी में उन्हें कितना पैसा वो कमा पा रहे हैं या फिर जिस हिसाब से खर्चे बढ़ रहे हैं, उनके लिए जीवन यापन करना इस वक्त बहुत बड़ी परेशानी बना हुआ है। और आरबीआई ने भी हाल ही में बताया था कि बढ़ती महंगाई से जो लोगों की बचत है वो अब आधी से भी कम रह गई है। अब ऐसे में कैसे जीवन यापन वो करे अपना? दुबे जी आप मुझसे पूछ रहे हैं जी, क्या होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मूल्यांकन करने का सबका अपना अपना नजरिया है। ये मानना पड़ेगा कि भारत में जनसंख्या के घनत्व और देशों के मुकाबले ज्यादा है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से समस्याओं के जिक्र मेरे साथी कांग्रेस के यशस्वी अभिमन्यु भाई कर रहे थे, तो उन्होंने कांग्रेस की नीति को नहीं बताया कि नीतियां ही देश की अर्थव्यवस्था के लिए जिम्मेदार होती है। नीतियां ही गरीबी मिटाओ के नारे पे इंदिरा जी बनाई थी जो नीति, आज भी गरीबी बढ़ती रही। अचानक से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, यशस्वी प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने सबसे पहला काम किया कि ईमानदारी से इस देश में गरीबी का आकलन हुआ, उन गरीबों तक ईमानदारी से सरकारी योजनाओं के धन पहुंचाए गए। और रही रोजगार की बात, तो स्वरोजगार के क्षेत्र में ये पूरा देश, भारत के हर राज्य बेहतर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कांग्रेस के शासित राज्यों में वहां की सरकारें काम नहीं कर रही, क्योंकि ये पूरे देश को लेके एक रोड मैप बनाने की बात हो रही है। हम जिससे बात कर रहे हैं वो बुराई पे आधारित इकोनॉमी नहीं हो सकती भारत की, वो सच्चाई पे आधारित इकोनॉमी हो सकती है। और अगर आपको अपने घर के अंदर ताक के देखना है तो अपनी कमियों को भी देखना पड़ेगा और कमियों को दूर करके एक अच्छा रास्ता बनाना पड़ेगा। मैं हर चीज सहज स्वीकार करने को तैयार हूँ। आज बेरोजगारी नहीं बढ़ी है, लोगों की मानसिकता में बेरोजगारी बढ़ी है। कांग्रेस इस देश को बेरोजगारी के दलदल में ढकेलना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ठीक है त्यागी जी त्यागी नहीं बढ़ी है, दुबे जी कह रहे हैं मानसिकता में बेरोजगारी बढ़ी है। सरकारी योजनाएं अगर घट रही, सरकारी जो नौकरियां आज घट रही है, उसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। त्यागी जी उन्होंने जो पहले ट्रीटी करी है और इनके ठीक है जवाब ले लेते हैं दुबे जी, जवाब ले लेते हैं। तो उन्होंने ये देश बेचने का धंधा किया था। ठीक है त्यागी जी, बेरोजगारी को लेकर सुन लिया आपने जवाब, अब आपका रिएक्शन इस पर। देखिए, जब देश आजाद हुआ तो 99% देशवासियों के पांव में चप्पल नहीं थी। 99% देशवासियों के मकान कच्चे थे, छप्पर नहीं था, पक्के मकान नहीं थे। वहां से देश का निर्माण चालू हुआ, नवरत्न कंपनियों का निर्माण हुआ, सेल लेल घेल भेल जिन्हें मोदी जी बेचने में लग रहे हैं। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया, मुरादाबाद पीतल उद्योग, मेरठ बनारस बुनकर उद्योग, सहारनपुर लकड़ी फर्नीचर उद्योग, फिरोजाबाद कांच उद्योग। इस तरीके की नीति लाए गए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए, नोएडा इंडस्ट्रियल एरिया बनाया। नोएडा अपने आप में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में एकमात्र नोएडा ऐसा जिला है, ग्रेटर नोएडा,
कि उसका बजट नहीं जारी होता, वो अपना खर्चा स्वयं वहन करता है और उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा राजस्व देता है। ये नीति है कांग्रेस की कि इंदिरा गांधी ने नारा दिया गरीबी हटाओ, 16 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ले जाने का काम किया। ये लोग बताएं इन्होंने ऐसे कितने कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया है, ये लोग बताएं कितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए हैं, ये लोग बताएं कितनी इंडस्ट्री इन्होंने बनाई है, ये लोग बताएं कितने IIT IIM से अलावा इन्होंने इतर संस्थानों का निर्माण करा है। अरे ये सब जुमला करते हैं, इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। जो कांग्रेस ने काम किया ये उनको बेचने में लग रहे हैं, नौकरियां घटा रहे हैं, यहाँ तक कि डिफेंस में भी नौकरियां कम हो गई हैं। पिछले 3 साल से दौड़ में भर्ती मेरठ में होती है, भर्ती नहीं हुई है। आप देखिए पेपर लीक कितने घोटाले हो रहे हैं, छात्र यहाँ अपने लिए रोजगार की मांग करें, उन्हें बटों से ये पिटाई करते हैं। ये इस सरकार में तो हो रहा है, नौकरी मांगने वालों को ये लोग जेल में घुसाते हैं। इनकी सरकार में और ये कह रहे हैं रोजगार बढ़ा है, ये कह रहे हैं कि उन्नति हुई है। कहाँ उन्नति हुई है? किसान यहाँ मर रहा है, गन्ना किसान का पेमेंट नहीं है। मैं खुद गन्ना त्यागी जी, दुबे जी का तो यही कहना है कि उनकी सरकार में ना युवा परेशान है, महंगाई जो बढ़ी है वो कोरोना की वजह से बढ़ी है और स्थिति हम स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। रवि जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि जी, इकोनॉमी का ही हम जिक्र आपसे करेंगे क्योंकि समझने की आप ही से हम कोशिश करेंगे और दर्शकों को भी बताने की कोशिश करेंगे। बेरोजगारी की अब हम बात करें, महंगाई पे हमने चर्चा की, समझने की कोशिश की, हालांकि हल कोई अभी तक निकल नहीं पाया है। हम अगर बेरोजगारी की बात करें तो कोरोना के चलते ये दर में कितनी कमी आप देखते हैं और उसका इकोनॉमी पे कितना असर आप देखते हैं? देखिए, दो एक चीजें जो मुद्दा चल रहा है, मुझे लगता है थोड़ा सा कभी बीच बीच में थोड़ा सा भटक जा रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर सर। सिर्फ चर्चा हो रही है इकोनॉमिक सर्वे की और बात चली जाती है महंगाई पे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो है वो सरसों का तेल जो दुबे जी बैठे हुए हैं उनको शायद 100 रुपए किलो मिलता होगा, मुझे तो फिलहाल 196 रुपए किलो मिलता है। पेट्रोल हो सकता है उनको 70 रुपए लीटर मिलता हो, मुझे आज भी 96 रुपीज लीटर मिलता है। तो महंगाई की अगर देखें, अब बहुत संयम से बात करनी चाहिए और अच्छे से करना चाहिए। कांग्रेस के जो अभिनव त्यागी जी बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं से गलत मुद्दे की तरफ चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जब इकोनॉमिक सर्वे की बात करी तो बात सिर्फ इस मुद्दे की रखिए कि आगे क्या मिलने वाला है, अभी कहाँ हम जाने वाले हैं, और इसमें कोई दूसरा थॉट नहीं है कि सरकार चाहे तो काफी हद तक जो है वो महंगाई को कम कर सकती है। पेट्रोल डीजल की प्राइसेस जो है वो दुगने तिगने टैक्स लिए जा रहे हैं, उनको अगर कम करते हैं तो बहुत कुछ बदला जा सकता है, वो एक अलग मुद्दा है। दूसरी तरफ यहाँ पर अभी जो बेरोजगारी की देखिए बात करें तो यहाँ पर कोशिशें की जा रही कि लोग जो है वो अपना सेल्फ यानी कि अपने तरीके का स्टार्टअप स्टार्ट करें, बिजनेस स्टार्ट करें, क्योंकि सरकार ये जानती है कि वो नौकरियां दे नहीं सकती है, बहुत से ज्यादा नौकरियों के आंकड़े अच्छे है नहीं, और इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे में नौकरियों के ऊपर कुछ भी नहीं दिया गया कि कितना खर्चा किया गया, कितनी जो 1 करोड़ रोजगार देने की बात की गई थी उन रोजगारों की चर्चा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो अच्छे नंबर है उनकी तरफ कहीं ना कहीं दिखाया गया है। दूसरी तरफ ये भी फैक्ट है कि बेरोजगारी से बहुत से युवा परेशान हैं। जो जिस तरीके की सब्सिडी अभी एजुकेशन सेक्टर में चाहिए थी उसकी बात नहीं की गई, जो हेल्थ केयर सेक्टर में एक सब्सिडी की बात करनी चाहिए थी या जो एक डेवलपमेंट करना चाहिए था वो पटरी पर नहीं है। पिछले साल जो बजट पे एक अनाउंसमेंट की गई थी, जिस तरीके से मेडिकल को लेकर के खर्चों की बात की गई थी, उस पर कुछ नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं से मुद्दे ये तो खाली है जो बीजेपी अभी फिलहाल मुद्दों को शायद छूना नहीं चाहती या बताना नहीं चाहती, या हो सकता है मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि कल के बजट में क्लैरिफिकेशन होगा। यहाँ पर बात जरूर की गई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे 1.5 ट्रिलियन खर्च किया जाएगा आने वाले 2025 तक। 5 ट्रिलियन की जो बात की गई थी वो 5 ट्रिलियन का मुद्दा पहले बहुत जोर शोर से था, अब कहीं ना कहीं से कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि आम आदमियों की जो जेब उससे कहीं ना कहीं से थोड़ा सा फोकस ज्यादा रखना चाहिए कि उनकी पॉकेट में कितना पैसा बचेगा, क्या उनको सरसों का तेल। रवि जी आत्मनिर्भर भारत का अगर जिक्र करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल 2021-22 के बजट को पेश करते हुए कहा था कि आत्मनिर्भर भारत के लिए है, और इसके बाद हमने हाल ही में देखा कि चिप शॉर्टेज ने किस तरह से ऑटो समेत कई सेक्टर्स को नुकसान पहुंचाया है। देखिए नेहा जी, कई मुद्दों पर बीजेपी गवर्नमेंट फेल हुई पिछले 7 सालों में। सबसे पहले तो डिजिटल इंडिया की बात की गई थी, मेक इन इंडिया की बात की गई थी। तो जो एक जब स्टार्ट किया गया था तो बहुत से इकोनॉमिस्ट ने, हम लोगों ने भी बहुत अप्रिशिएट किया था कि एक नया जो
इनको लाया जा रहा है, इसको लेकर के काफी डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं से सरकार मुद्दे से भटक जाती है और शायद वो परफॉर्मेंस नहीं निकल कर कि आम आदमियों को उससे कुछ हेल्प मिल सके। बहुत सी कोशिश की गई, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो जिस तरीके से डिजिटल इंडिया की बात की गई, लेकिन आपकी बैंकों को लेकर के, पेमेंट को लेकर के, डिजिटल पेमेंट को लेकर के जो फ्रॉड हो रहा है, जिस लोग परेशान है, उन चीजों पे कहीं ना कहीं कोई सुनवाई नहीं है। उसको भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरी तरफ है इकोनॉमी की यहाँ पर बात की जाए तो इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए समय समय पर लिक्विडिटी जरूर प्रोवाइड की है, लेकिन ये भी फैक्ट है कि उस लिक्विडिटी को हमेशा लोन की तरह दिया गया। जैसे जब लॉकडाउन लगा उसके बाद सरकार ने बहुत बड़े अनाउंसमेंट करी, लेकिन लोन की कंडीशन इतनी टफ रही कि वो धरातल पर नहीं उतर पाई। मुझे लगता है कि उस टाइम पे कार्रवाई की गई तो आम आदमी को लोन लेने के बजाय कुछ सब्सिडी के तरीके से दिया तो शायद वो ज्यादा सक्षम होते आगे जो है वो। इस बार बजट में इन चीजों पर थोड़ा ज्यादा फोकस होना चाहिए। रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है और कहीं ना कहीं ये बीजेपी ये जानती है, उनके हाथ से अगर ये मुद्दा फिसलता जा रहा है, अब अपोजिशन अगर इसका पूरी तरह से अभी फायदा उठा रहे हैं, लेकिन अगर आगे इन चीजों को आगे देखते हैं तो मुझे लगता है कि रोजगार और महंगाई ये बड़े मुद्दे बन सकते हैं और सरकार को का हल निकालने ठीक है। दुबे जी आपका छोटा सा रिएक्शन इस पर, क्योंकि समय का अभाव है। रोजगार और महंगाई ये दो बड़े मुद्दे हैं और टैक्स किसी भी बजट से जुड़ा सबसे जरूरी टॉपिक होता है। तो इन चीजों पर कल का जो बजट पेश होने वाला है, जो उम्मीद जताई जा रही है, क्या उस उम्मीद पर खरा उतर पाएगा ये बजट इस बार? देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था शुरू में ही कि भारत में बड़ी संख्या में ऐसी आबादी है जिन्हें बैंकिंग सेवाएं हासिल नहीं है। इसका मतलब यह है कि उनके पास न तो कोई बचत का कोई जरिया है और नहीं संस्थागत कर्ज पाने का कोई अवसर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने सभी लोगों के लिए ये अवसर उपलब्ध कराया ताकि वो अपनी इच्छा के हिसाब से अपना रोजगार और अपनी एक जो सोच है उस सोच को पूरा कर सकते हैं दृष्टिगत तरीके से। तो हमारी कोशिश जारी है, एक बेहतर अर्थव्यवस्था होगी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, त्यागी जी छोटा सा रिएक्शन आपका। त्यागी जी छोटा सा रिएक्शन। देखिए, जब से भाजपा सत्ता में आई है 800 करोड़ रुपए से बढ़ के इनकी संपत्ति 5000 करोड़ पहुंच गई है। बजट में सिर्फ बहुत चंद जो पूंजीपति है उन्हें लाभ होता है। किसान की, मजदूर, दुकानदार, मध्य वर्ग, गरीब विरोधी ये सरकार है और इनका बजट सिर्फ हम दो हमारे दो के सिद्धांत पर है। जनता के लिए कभी इनका बजट आता ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ लोगों को ये दिखाते हैं और सब कुछ जो मिलना है वो अंबानी, अडानी जैसे बड़े पूंजीपतियों को मिलेगा। आम जनता की जेब से ये पैसा लूट रहे हैं। कोई भारतीय ले जा रहा है, कोई विदेशी लूट रहे हैं। पैसा जमा हो रहा है। 35 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए में बेच रहे हैं। 400 रुपए का सिलेंडर 1000 में गलत है। तो यही किसान को देरी 4000 रुपए, कांग्रेस की 2 रुपए लीटर का सरसों का तेल आपने 200 रुपए बेच दिया। ठीक है, रवि जी एक छोटा सा रिएक्शन आपका बजट को लेकर, जिस तरह की उम्मीद की जा रही है उतना खरा उतर पाएगा ये बजट या नहीं? रवि जी एक छोटा सा रिएक्शन आपका। देखिए, उम्मीद पे यहाँ पर सभी लोग कायम है और मैं समझता हूँ कि जरूर आज के हालात को देखते हुए और जिस तरीके से अभी वर्ल्ड में ऐसे हालात हैं उसको देखते हुए जरूर मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम 10 में से अगर नंबर की बात की जाए तो 8 नंबर तक बजट को जरूर उतरना चाहिए और 10 में से 10 हो तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, सबके लिए बल्ले बल्ले ही है। चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखने वाली ये बात होगी कि कल जब बजट पेश किया जाएगा तो क्या आम आदमी की उम्मीदों पर ये बजट खरा उतर पाएगा या नहीं, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई, टैक्स अहम मुद्दे हैं और इसी पर सभी की नजर रहेगी और हर कोई चाहता है कि इनमें ज्यादा से ज्यादा छूट मिल पाए, क्योंकि इस वक्त आम आदमी, मिडिल क्लास जितने भी परिवार हैं महंगाई से पूरी तरह से त्रस्त हैं और उनका यही मानना है कि महंगाई में उन्हें कमी देखने को मिले और ऐसा हो पाता है नहीं, कि हमें आने वाला कल ही बता पाएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए FM न्यूज।